नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम ज़बरदस्त 30 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम UPSC लेखपाल, UPSI की बात करते हैं, जेल वार्डर जो भर्ती आपके प्रस्तावित है, साथ साथ BED का एग्जाम जो होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो दोस्तों, मनरेगा ये विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है और इसकी जो खासियत है कि ये एक कानून है, कोई योजना नहीं है, ये कानून है। एक्ट पारित किया गया था संसद के माध्यम से और ये एक्ट 2005 में पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को नरेगा को लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से, ठीक है, जगह का नाम याद रखेंगे। और उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती पर महात्मा गांधी इसमें आगे जोड़ दिया गया। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनरेगा यानी कि नरेगा कब शुरुआत हुई? तो आपका जवाब होगा 2 फरवरी 2006। नरेगा का नामकरण मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। और यह जो पारित हुआ था एक्ट 2005 में पारित हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और अगर बजट 2020-21 में देखें तो करीब आपका 61,500 करोड़ रुपए 2020-21 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटित किया गया। इसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी होती है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भाई? दूसरा प्रश्न आप देखिए, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी गई है उनकी संख्या है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये आपका कितनी है भाई? 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, योजना आयोग जैसा कि आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है? अगर हम किसी देश की आर्थिक वृद्धि को देखें, उसकी संपन्नता को देखें, तो इकोनॉमिक देखें तो क्या एक फैक्टर होगा जो सबसे उपयुक्त माप होगा? वह है दोस्तों प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी प्रति व्यक्ति आय जिसको कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अच्छी होगी वह देश उतना ही संपन्न होगा आर्थिक रूप से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी? तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न देखिए, 51वें सेक्शन से प्रश्न है। अगर कोई समय अवधि में जब आपकी वस्तुओं की कीमतें और आपकी जो आय है दोनों एक ही रेशियो में दुगनी हो जाती हैं, तो जो आपकी वास्तविक आय है, जो बचत स्वरूप कह सकते हैं, तो वो क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जो जितना है आपका वास्तविक आय उतनी ही रहेगी, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिस्ट्री से है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को घोषित किया, पहले लाहौर थी, और दिल्ली का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? इल्तुतमिश होगा। और एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? दोस्तों इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ठीक है। स्थायी सेना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं तो ये संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से। और जितने भी मैं आप लोग को ये प्रश्न कराता हूँ, बहुत ही सभी जो होते हैं एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, और सभी प्रकार की जो वीडियोज़ की जो PDF होती है, हम आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है हमारा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आपको इसको अवेलेबल करा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करा है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव की अगर हम बात करें तो वह थी पानीपत की पहली लड़ाई, जहाँ पर आपकी बात करते हैं बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी।
और 21 अप्रैल 1526, ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल 1526 डेट को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, अज्ञात है, भावचित्रात्मक कहीं आपको मिलेगा, लेकिन अभी इसकी कोई लिपि ज्ञात पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो दोस्तों वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक लोगों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वह था आपकी तांबा थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनकी रचना पाली में की गई थी, ध्यान रखेंगे पाली में की गई थी। अगर यहीं जैन धर्म की बात आती है तो जैन धर्म की जो रचना की गई है ग्रंथों की वह प्राकृत में की गई। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो दोस्तों पहली बार जिसने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया वह राज्य था मगध था। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो दोस्तों मगध में जो विशाल भंडार था वह था लौह का, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, डेली आपको यहाँ पे वीडियो मिलती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पॉलिटी से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो सही जवाब है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, इनका निर्वाचन होता है। ठीक है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। देखिए दोस्तों राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसकी जो प्रणाली होती है इसमें लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ विधानसभा के सभी निर्वाचित मेंबर जो होते हैं वह हिस्सा लेते हैं, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित मेंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं विधानसभा में नामांकित किए गए सदस्य, साथ ही साथ विधान परिषद के भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न है, ऐसा वो दल था जिसने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे, वह था जनता दल था। आपको याद होगा 1997 में एच डी देवगौड़ा जी और 1998 में इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो दोस्तों 6% प्राप्त कर लिया कुल पड़े मतों का तो नेशनल लेवल की वो पार्टी मानी जाती है। किसने में, 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है। और इस समय कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, संख्या क्या है, कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि उस सदन का मेंबर नहीं होते भी वहाँ पर क्या कर सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो ये दोस्तों भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और इनके अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख किया गया है, 76 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों। सही जवाब है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, 12 से लेकर आपका आर्टिकल 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 32। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और इसके अंतर्गत देखें तो इस प्रकार से क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ बनते हैं। संविधान की आत्मा मेनली जो माना गया है प्रस्तावना को माना गया है। ठीक है। अगर आपको प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 दोनों दिया हो तो आप प्रस्तावना को लगाएंगे। अगर प्रस्तावना नहीं है, अनुच्छेद 32 है, या केवल प्रस्तावना है, अनुच्छेद 32 नहीं, तब आपका विकल्प होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिलहाल अनुच्छेद 32 है तो हमारा जवाब अनुच्छेद 32 होगा।
आगे बढ़ते हैं, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है बताइए। तो दोस्तों संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है, एक ये कानूनी अधिकार है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो दोस्तों हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, तो ये दोस्तों एक क्या है, एक वलित पर्वत श्रृंखला, ठीक है। किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है, तो हिमनद के द्वारा ऐसा कौन सी आकृति है दोस्तों जो निर्मित नहीं होती है। यहाँ से भी आपसे भूगोल से प्रश्न बनते हैं, चाहे नदियों के द्वारा हो, ठीक है, हवाओं के द्वारा बनाए गए हों, वायु के द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो विसर्प है ये नदियों के द्वारा बनाया जाता है। बाकी हिमोड़ हो गया, यू आकार की घाटी, आपका फियोर्ड हो गया, ये सभी आप क्या हैं, हिमनद से निर्मित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डोलोमाइट है क्या। डोलोमाइट कैसी चट्टान है भाई दोस्तों, कैसी सेल है, तो दोस्तों डोलोमाइट यहाँ पर आपकी जो सेल है, सही जवाब है अवसादी सेल, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। तो ये देखिए दोस्तों कंप्यूटर से प्रश्न है, कंप्यूटर से भी आपके प्रश्न आएंगे। देखिए जो हमारा कंप्यूटर है ये क्या समझता है, भाषा 0-1 की भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज की भाषा समझता है, ठीक है। 0 और 1 ये 2 डिजिट समझता है, जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, और इसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हम आप जो समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो समझते हैं, जो कुछ भी हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं अपनी समझ के लिए एक कंप्यूटर में एंटर करते हैं, वहाँ पर फिर एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करता है, तब जाके वो मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, तो कंप्यूटर उसको समझता है, तो आगे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपका ये कंपाइलर है, यहाँ पर ये अनुवादक है। रसोई गैस एक मिश्रण है, रसोई की गैस जो होती है दोस्तों किस गैस की मिश्रण होती है, सही जवाब है ब्यूटेन और प्रोपेन। बहुत बार ये सभी प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आगे भी आप लोग ऐसी वीडियो जो उपयोगी मिलती रहेगी। सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है क्या, सब्जियों के ख़राब होने का रीज़न क्या है, अधिक मात्रा में क्या होती हैं, जल की ये मात्रा उसमें दोस्तों अधिक होती है। और आपको पता है कि जल में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी जो विटामिन है वह क्या है, आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। चलिए यूपीजीएस से क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीचक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है, सही जवाब है दोस्तों बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरओ मेंस 2000 एग्जाम में आ चुका है, 2010 में भी। देखिए यहाँ पर मेले हैं, उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले हैं और उनका स्थान है, कहाँ पर कौन सा मेला लगता है। चलिए मिलान करते हैं, देखिए माघ मेले की दोस्तों बात करते हैं तो ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगता है। झूले मेले की बात करते हैं तो वृंदावन में हो गया। पशु मेला आपका बटेश्वर है और देवा मेला बाराबंकी, देवा शरीफ मेला। तो 4-3-2-1 यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। तो ये था दोस्तों टॉप 30 जीके। इस प्रकार से जीके के क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, डेली पढ़ते रहिए। भर्तियाँ शीघ्र ही आएंगी आपकी और आने वाली है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम आपको यहाँ पर देते रहते हैं, साथ साथ PDF भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा, उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और थैंक यू।